Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. अगर हमने अभी चुनाव कराया तो भारत के साथ युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। ये भी हो सकता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ हमारे झगड़े का फायदा उठा ले। ऐसा कहना है पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री का। 19 अप्रैल को मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को एक बंद लिफाफा दिया था। इसमें वो सारे कारण बताए गए जिसके चलते सरकार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अभी चुनाव नहीं कराना चाहती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को दोनों प्रांतों में चुनाव कराने का आदेश दिया है, मगर सरकार ने इलेक्शन के लिए फंड जारी करने से मना कर दिया। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने पूरी रिपोर्ट बनाकर अभी चुनाव ना कराने की वजह बताई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर कहती हमने जो तारीख दी उस पर चुनाव करवाओ। इस पर सरकार भड़क जाती है। वो कहती है हमारे पास साधन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी हद में रहे, कोई हमारे ऊपर बंदूक रखकर हमसे कुछ नहीं करवा सकता। आज के शो में हम जानेंगे पाकिस्तान सरकार और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े में भारत का जिक्र क्यों आया और पाकिस्तान सरकार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव कराने से क्यों डरती है। ये भी जानेंगे कि अमेरिका इस छोटे से देश में अपनी सेना क्यों भेज रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे बवाल की। तारीख 19 अप्रैल 2023 सुप्रीम कोर्ट में एक सीलबंद लिफाफा पहुंचा। ऊपर लिखा था फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लिफाफे में एक सीक्रेट रिपोर्ट थी। इसी रिपोर्ट के साथ एक याचिका भी दायर की गई थी। दरख्वास्त ये कि अभी पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए माननीय अदालत 14 मई को पंजाब और केपी में चुनाव कराने का आदेश वापस ले लें। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इसके पीछे 6 बड़ी वजहें गिनाई गई। नंबर 1, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी की कई घटनाएं देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 से अब तक दोनों देशों के बीच सीमा पर 72 झड़पें हो चुकी हैं। इसमें कई पाक सैनिक मारे भी गए हैं। इसके अलावा ईरान में शरण लेने वाले चरमपंथी संगठन भी सीमा पार कर हिंसा करते रहते हैं। नंबर 2, देश में फैली अस्थिरता। डिफेंस मिनिस्ट्री को लगता है कि पिछले कुछ समय में राजनीति में हिंसा बढ़ी है। पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में राजनीतिक पार्टियों के बीच टकराव की आशंका है। इससे अराजकता फैलेगी और आतंकियों को फैलने का मौका मिल जाएगा। पंजाब में कई नेताओं को धमकी भी मिली है। अगर धमकी पर अमल हुआ तो सिस्टम फेल हो सकता है। इस संबंध में मिनिस्ट्री ने 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या का उदाहरण दिया। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर की दिसंबर 2007 में बम हमले में हत्या कर दी गई थी। उस समय वो एक रैली में हिस्सा ले रही थी। उनकी हत्या के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त बवाल मचा था। नंबर 3, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का खतरा। टीटीपी पाकिस्तान का बैड तालिबान है। 2007 में बना था। अफगान तालिबान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने खड़ा किया था, इसलिए पाकिस्तान उसको अच्छा तालिबान मानता है। हालांकि अलग अलग होने के बावजूद दोनों का चरित्र एक जैसा ही है। टीटीपी पाकिस्तान में होने वाली अधिकतर आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार रही है। पिछले बरस अक्टूबर में उसने संघर्ष विराम समझौते को खत्म कर दिया था। तब से उसने कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। टीटीपी अभी भी एक्टिव है। उसे अफगान तालिबान का सपोर्ट मिल रहा है। अगस्त 2021 में अमेरिका के निकलने के बाद 1,500 से अधिक आतंकी जेल से छूट गए। उनके पास पश्चिमी देशों के छोड़े अत्याधुनिक हथियार भी हैं, इसलिए उनकी चेतावनी से डरने की जरूरत है। नंबर 4, इस्लामिक स्टेट यानी IS के आतंकियों की घुसपैठ। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय से यमन, सीरिया और मिडिल ईस्ट से IS के लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं। वे अपने लिए नई जमीन तैयार करना चाहते हैं। इसके कारण कई इलाकों में तनाव का माहौल बन रहा है। नंबर 5, रॉ का एक्टिव होना। डिफेंस मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि पंजाब में अभी चुनाव कराने से अंदरूनी समस्याएं साफ साफ दिखने लगेंगी। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इसका फायदा उठा सकती है। और नंबर 6, भारत के साथ युद्ध का डर। डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी हुई है, लेकिन इसका सही से पालन नहीं हो रहा है। आरोप है कि भारत लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने लिखा है कि भारत हर एक तरीके से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति जारी रखेगा। वो हमारे खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है या युद्ध भी छेड़ सकता है।
डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट के साथ एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें कुछ मांगे रखी गई थी। मसलन सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल के आदेश को वापस ले। उस दिन अदालत ने पंजाब और केपी में चुनाव कराने के लिए 14 मई की तारीख तय की थी। सुप्रीम कोर्ट चारों प्रांतों और नेशनल असेंबली का चुनाव अक्टूबर 2023 में कराने का नया आदेश जारी करे। आपको बता दें, पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी। पंजाब और केपी में जनवरी 2023 में विधानसभा भंग हो चुकी है। बलूचिस्तान और सिंध की विधानसभा का कार्यकाल अभी बाकी है। इसके अलावा केंद्र की नेशनल असेंबली का कार्यकाल भी जल्द ही पूरा होने वाला है। केंद्र सरकार का कहना है कि चारों राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाएं ताकि एक बार में ही सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जा सके। बकौल डिफेंस मिनिस्ट्री, आर्म्ड फोर्सेस अक्टूबर से पहले सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है और 6 महीने के अंदर उन्हें 2 बार अलग अलग जगहों पर तैनात नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी और रिपोर्ट पढ़ने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि इस मामले में पहले ही फैसले हो चुके हैं, अब कोई राहत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस मिनिस्ट्री वाला पेज खत्म कर दिया। फिर आई वित्त मंत्रालय की बारी। चुनाव होगा तो उसमें खर्चा भी आएगा। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। कहा था कि सरकार 10 अप्रैल तक चुनाव आयोग को 21 अरब पाकिस्तानी रुपए, लगभग 609 करोड़ भारतीय रुपए जारी करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार पैसे ना दे तो हमको बताना। सरकार इस आदेश को लेकर संसद में पहुंच गई। संसद ने प्रस्ताव पास कर फंड जारी करने पर रोक लगा दी। इसके बाद चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बोला कि हमको पैसे नहीं मिले, हम चुनाव नहीं करा सकते। फिर 14 अप्रैल को कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को निर्देश दिया कि तुम खजाने से पैसा दो और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कागज पत्तर कर लो। स्टेट बैंक ने कहा कि ठीक है, हम पैसा जारी कर देते, लेकिन हमें मिनिस्ट्री की परमिशन चाहिए। उसने परमिशन के लिए आवेदन भेजा। फाइनेंस मिनिस्ट्री आवेदन लेकर कैबिनेट के पास पहुंची। सरकारी खजाने से पैसा निकालने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। उसी दिन सरकार मसले को लेकर संसद चली गई। वहां नेशनल असेंबली ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। इतना सब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को कोर्ट में बुलाया। इस समय पाकिस्तान में 2 बड़ी पार्टियां काम कर रही हैं। पहली है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जैसी पार्टियां हैं। पीडीएम फिलहाल केंद्र में सरकार चला रही है, केंद्र में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई, अप्रैल 2022 में उन्हीं को हटाकर पीडीएम ने सरकार बनाई थी। 20 अप्रैल को दोनों तरफ के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस उमर अता बंडियाल ने उन्हें आपस में बैठकर सहमति बनाने के लिए कहा। बाद में कोर्ट ने कहा कि उन्हें देखकर अच्छा लगा कि सभी पार्टियां संविधान का पालन करने पर सहमत हैं। उनके बीच जल्द ही चुनाव की तारीख को लेकर भी सहमति बनने की उम्मीद है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी उम्मीद जताई, लेकिन कोर्ट के बाहर का माहौल बहुत उम्मीदों से भरा हुआ नहीं था। पीडीएम के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के साथ बातचीत से साफ मना कर दिया। बोले, जिस आदमी ने विधानसभा भंग की और पाकिस्तान को स्थिति तक ले आया, आप चाहते हैं कि हम उससे बात करें? नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। रहमान ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस मुल्क, हमारी संसद और राजनेताओं का अपमान कर रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बातचीत के पक्ष में हूं, लेकिन कोई हमारे सिर पर बंदूक रखकर समझौता नहीं करवा सकता। उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तरफ था। सुनिए बिलावल ने क्या कहा। आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इस बात पे एतराज उठे हैं एंड आई एम ऑल्सो इन अग्रीमेंट विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि नो वन कैन नेगोशिएट विद अ गन टू देयर हेड। You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head, and you cannot expect कि अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे with a gun to our head. I don't think कि I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सुप्रीम कोर्ट को हद में रहने की ताकीद की थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का हक है, उसको बदलने का नहीं। संविधान में बदलाव का हक सिर्फ संसद के पास है। शहबाज ने आगे कहा, पूरी दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां ऐसे किसी कानून पर रोक लगा दी गई हो जो अभी अस्तित्व में आया ही नहीं है। शहबाज का इशारा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की तरफ था। इस बिल को चीफ जस्टिस की स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति कम करने के लिए लाया गया है। 8 अप्रैल को इसे राष्ट्रपति आरिफ अलवी के पास भेजा गया था। अलवी ने बिना दस्तखत किए बिल को वापस लौटा दिया।
इस बिल का संबंध भी पंजाब और केपी में चुनाव से ही जुड़ा है। पाकिस्तान के संविधान में व्यवस्था है कि विधानसभा भंग होने के 90 दिनों के भीतर नया चुनाव कराया जाता है। चुनाव आयोग इसमें टाल मटोल कर रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई की और तय समय के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया था। पाकिस्तान सरकार इससे नाराज चल रही है। जानकारों का कहना है कि पीडीएम को चुनाव हारने का डर है, इसी वजह से वो अलग अलग वजह बताकर इसे टालना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके चलते पाकिस्तान में अभूतपूर्व न्यायिक संकट इस वक्त खड़ा हो गया है। जब ये संकट खत्म होगा तब सिर्फ एक किंग बचेगा, या तो सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट। अब इस झगड़े की अपडेट्स जान लीजिए। 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कानून बन गया। 8 अप्रैल को राष्ट्रपति के मना करने के बाद इसे संसद के संयुक्त सत्र में पास करा लिया गया था। 10 अप्रैल को इसे फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा गया। 19 अप्रैल को राष्ट्रपति ने दूसरी बार मंजूरी देने से मना कर दिया। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र द्वारा पास किए बिल पर 10 दिनों के अंदर साइन नहीं करते तब उसको अपने आप पास मान लिया जाता है। इस दफा वही हुआ भी। हालांकि इसमें कई कानूनी अड़चनें आने वाली हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर पहले से स्टे लगाया हुआ है। इस कानून में नया क्या है वो भी आपको बता देते हैं। किसी मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति चीफ जस्टिस के पास थी, अब ये शक्ति 3 जजों की कमेटी को सौंप दी गई है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा 2 सबसे सीनियर जजेस होंगे। स्वतः संज्ञान का फैसला बहुमत से अब तय होगा। किसी भी केस की सुनवाई के लिए जजों की बेंच भी यही कमेटी बनाएगी। पहले चीफ जस्टिस अपने विवेक से केस और बेंच अलॉट करते थे। इसके अलावा स्वतः संज्ञान के पुराने मामलों में अपील के लिए 30 दिनों का समय भी दिया गया है। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर पद के अयोग्य ठहराया था, जिसके कारण उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। कहा जा रहा है कि ये कानून उन्हीं को ध्यान में रखकर लाया गया है। एक अपडेट पंजाब में टिकट के बंटवारे को लेकर भी आई। 30 अप्रैल को पंजाब चुनाव में कैंडिडेट तय करने का आखिरी दिन था, मगर पीएमएल-एन ने एक भी टिकट नहीं बांटा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट मिल गया है। वे आश्वस्त हैं कि 14 मई को किसी भी हालत में चुनाव नहीं होने जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता और विपक्ष के नेताओं की मीटिंग पर 27 अप्रैल को प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पार्टियां अगर नई तारीख पर राजी हो गई तो ठीक, वरना चुनाव 14 मई को ही होंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि अगर सरकार नहीं मानी तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। हालांकि इतना जरूर साफ है कि इस नाक की लड़ाई ने आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंधे कुएं के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पाकिस्तान से आई एक और अपडेट जान लीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आ रहे हैं। वो मई 2023 में गोवा में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। अभी ये तय नहीं है कि बिलावल और पीएम मोदी की मुलाकात होगी या नहीं। दोनों देश ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। अगर बिलावल भुट्टो अगले महीने भारत आए तो ये किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का 12 बरस बाद पहला भारत दौरा होगा। उनसे पहले 2012 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान भारत आई थी। एससीओ के बारे में हमने दुनियादारी में विस्तार से बताया है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाकिस्तान के चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, बढ़ते हैं सूडान की तरफ। सूडान में 2 जनरल्स की जंग में आम जनता पिस रही है। इनके नाम हैं अब्देल फतह अल बुरहान। ये जनाब सूडान की मिलिट्री हुंटा के मुखिया हैं। इनके पास पूरी आर्मी है। दूसरे जनरल हैं मोहम्मद हमदान दगालो। इनकी अपनी सेना है, नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF। ये कभी कबीलों की फौज हुआ करती थी। इसने तानाशाह राष्ट्रपति उमर अल बशीर के लिए खूब सारे युद्ध लड़े। उनके ऊपर वॉर क्राइम्स के आरोप भी लगे। बाद में उस फौज को रेगुलर फोर्स में बदल दिया गया। उसे सेना से लगभग बराबर दर्जा दिया गया। RSF की कमान दगालो के पास आई। वो बशीर के खास थे, मगर जल्द ही उनकी वफादारी बदल गई। अप्रैल 2019 में उन्होंने सेना और आम जनता के साथ मिलकर कुर्सी से हटा दिया। तब से देश में आम चुनाव नहीं हो सके हैं। वहाँ हुंटा का शासन चल रहा है। इतने समय तक दगालो इसी सिस्टम में काम करते रहे। अब उनको सपना आया कि देश में लोकतंत्र होना चाहिए। इसी के लिए उन्होंने बुरहान के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। ये लड़ाई 15 अप्रैल से जारी है। इसके कारण एयर स्पेस बंद हो चुका है। सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। आसमान से बम के गोले गिराए जा रहे हैं। विदेशी नागरिकों के लिए स्थिति और भी बदतर हो चुकी है। वे अपनी अपनी सरकारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ सरकारें कोशिश कर रही हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि वो पड़ोसी देशों के साथ संपर्क में हैं। जल्द ही कोई व्यवस्था की जाएगी। इन सबके बीच अमेरिका अपने और सैनिक जिबूती भेजने की तैयारी कर रहा है। जिबूती हॉर्न ऑफ
अफ्रीका के किनारे पर बसा हुआ है, इथियोपिया और एरिट्रिया के पास। दोनों देशों की सीमा सूडान से लगती है। इसके अलावा जिबूती का पूर्वी किनारा रेड सी से सटा हुआ है। सूडान भी रेड सी के किनारे पर है। लोगों को बाहर निकालने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अमेरिका का जिबूती में अपना मिलिट्री बेस भी है। ये बेस उसने 2014 में 10 साल के लिए लीज पर लिया था। यहाँ पर रैपिड एक्शन टीम हमेशा तैयार रहती है। अमेरिका यहाँ पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आई तो इन सैनिकों को ग्राउंड पर भेजा जाएगा। हालांकि इनका फोकस सिर्फ अपने लोगों को निकालने पर रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में अमेरिका के लगभग 19,000 नागरिक फंसे हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी उनका दूतावास सुरक्षित है और स्टाफ मेंबर्स को निकालने के लिए हर संभव उपाय पर विचार किया जा रहा है। अभी यह पता नहीं चला है कि अमेरिकी सैनिक सभी नागरिकों को निकालेंगे या सिर्फ दूतावास के स्टाफ मेंबर्स को। अमेरिका के अलावा जापान ने सबसे पहले अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी की थी, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। जर्मनी ने अपने 3 प्लेन्स भी भेजे थे, मगर लड़ाई बढ़ने के कारण उन्हें वापस बुलाना पड़ा। साउथ कोरिया ने अपने 25 नागरिकों को निकालने के लिए मिलिट्री प्लेन भेजने का फैसला किया है। भारत ने अभी कोई योजना जाहिर नहीं की है। हालांकि सरकार का कहना है वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय नागरिकों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। अब सूडान वॉर के अपडेट्स भी जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक की हिंसा में 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यूएन का कहना है लगभग 20,000 लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं। दोनों पक्षों ने 3 दिनों के संघर्ष विराम की घोषणा की थी। इसके बावजूद खार्तूम और अन्य जगहों पर हिंसा जारी है। सूडान आर्मी के कमांडर अल बुरहान ने लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हम सिविलियन शासन के प्रतिबद्ध हैं। अभी जो रुकावट आई है उससे जल्द ही पार पा लिया जाएगा। आज की दुनियादारी में दोस्तों बस इतना ही। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना आपके लिए। एक बार फिर से चुनाव लौट आए हैं और इसी के साथ लौट आई है लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। इस बार हमारी टीम पहुंची है कर्नाटक, वहां की राजनीति का हाल और चाल परखने। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा चुनाव यात्रा कर्नाटक से। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।